मैं शिक्षा नीति के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। भारत के पास सदैव ही एक शिक्षा नीति रही है, एक शिक्षण नीति रही है। शिक्षा नीति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षण नीति। एक बहुत अच्छा सिलेबस बनाया जा सकता है, सरकार इतना कर सकती है, लेकिन उस सिलेबस को क्लास के अंदर पढ़ाने वाला शिक्षक है। तो यदि शिक्षक का शिक्षण पद्धति बहुत अच्छी है तो एक सामान्य सिलेबस को भी वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है। और यदि उसकी शिक्षण पद्धति कमजोर है, जिसे हम पेडागॉजी कहते हैं, अगर वह कमजोर है तो एक उत्कृष्ट सिलेबस को भी वह नीरव बना सकता है और उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं करवा सकता है। भारत के सामने सिलेबस तो था ही। हमारे पास 64 प्रकार के विज्ञान थे और उन 64 प्रकार के विज्ञानों में मेटलर्जी भी शामिल है, तो विदेश नीति भी शामिल है, राजनीति शास्त्र भी शामिल है, युद्ध कौशल भी शामिल है, कृषि भी शामिल है, अर्थव्यवस्था भी शामिल है। अब ये समय है कि हम हिंदू अर्थव्यवस्था को भी पढ़ें और दुनिया को समझाएं। तो इस प्रकार से अनेक विषय थे, लेकिन उन विषयों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यह थी कि भारत की जो शिक्षण पद्धति थी, भारत के जो आचार्य थे, वह न केवल विद्वान थे बल्कि उन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति को इस प्रकार से विकसित किया था कि बच्चे के मस्तिष्क में बिना पुस्तक के, बच्चे के मस्तिष्क में बिना लिखे वह उस महान ज्ञान का समावेश करवा सकते थे। नालंदा की मैं एक बात कहना चाहूंगा, यद्यपि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन नालंदा की एक बात कहना चाहूंगा। नालंदा के गेट पर जो 2 दरबान खड़े होते थे, पहला साक्षात्कार जो वहां पढ़ाने आना चाहते थे, सबसे पहला साक्षात्कार वो 2 दरबान लिया करते थे। और इस साक्षात्कार में मुख्य रूप से 2 भाषाओं में बात होती थी, पाली और संस्कृत। वहां अगर वो ये देख लेते थे कि ये विद्वान है या इसके अंदर सीखने की योग्यता है, तब वह विद्यार्थी बनकर नालंदा में प्रवेश करता था। उसके साथ साथ हमारी जो शिक्षण पद्धति थी वह धरती पर दिखती थी। कक्षा में जब शिक्षा को सीमित कर दिया जाता है तो शिक्षा मरने लगती है। और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा, विद्या में और शिक्षा में अंतर होता है। हम शिक्षा नीति की, शिक्षण की, शिक्षा की बात करते हैं कहां पर? विद्यालय में। स्कूल का जो हिंदी अनुवाद है विद्यालय है। विद्यालय में शिक्षा देने की बात करते हैं, जबकि विद्या शब्द अलग है, शिक्षा शब्द अलग है। और भारत के इतिहास में दोनों ही शब्दों की अलग व्याख्याएं हैं और दोनों ही शब्दों को पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग हैं, पढ़ाने के ओहदे, पद भी अलग अलग हैं। हम ये जाने यहां पर कि भारत में कुलपति कोई आज की ही व्यवस्था नहीं है। भारत में कुलपति बहुत पुरानी व्यवस्था है, महाभारत काल में भी कुलपति है। भारत में आचार्य भी अनेक प्रकार के हैं। 21 प्रकार के साधु समाज के लोग हैं जो विद्या देते हैं। विद्या विमुक्त करती है, मनुष्य को मुक्त करती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस बात को कहा है। जिस शिक्षा की हम आज बात करते हैं वह शिक्षा हमें मुक्त नहीं कर रही है, बल्कि हमें विषयों में जोड़ रही है, विषयों से बांध रही है। हम विषय से अलग जा ही नहीं पा रहे। तो जहां हम विद्या का उपयोग करते थे, नाना प्रकार की विद्याएं हमसे आती थी, वहां हम मैकॉले के प्रभाव में आए जब से, तब से हम शिक्षा में, विषयों में उलझकर रह गए। तो हमारे पास शिक्षा थी, हमारे पास विद्या थी। अब देखिए,
धनुर्विद्या कहलाती है। धनुर्शिक्षा पढ़ा क्या कभी? विज्ञान शिक्षा है, फिजिक्स शिक्षा है, भौतिक विज्ञान हमारे पास था। वेद में भी क्वांटम फिजिक्स की बात है। केपलर से पहले ग्रह के मूवमेंट के सिद्धांत आर्यभट्टीय में हमको मिलेंगे। आरा हमारा शोध केंद्र हुआ करता था, जहां से हमने पूरे ब्रह्मांड के ग्रह सितारों की चालों के बारे में ना केवल पढ़ा समझा बल्कि लिखा भी। मात्र 123 श्लोकों के अंदर आर्यभट्टिया में वो ज्ञान आपको हमको मिलता है। सूर्य सिद्धांत हमारे पास था और सूर्य सिद्धांत से हमने उसके प्रयोग भी किए। भास्कराचार्य का यह कंट्रीब्यूशन है। गोला अध्याय हमारे पास है। गोला अध्याय को भारत के शिक्षा में लाना चाहिए। कम से कम बच्चों को यह पता अवश्य हो कि बीज गणित क्या है, गोला अध्याय क्या है। तब जाके बच्चों को पता चलेगा कि लंबकण आधार, जिस पाइथागोरस के नाम से वो इस विद्या को जानते हैं, वो पाइथागोरस की नहीं, बौधायन की है। रामायण काल से महाभारत काल के बीच में हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र का उदय होता है, जिसमें लंबकण आधार के आधार पर हम भवन निर्माण करते हैं। हमारे पास इतनी उन्नत विद्याएं थी, लेकिन जब हम ये थे वो थे की बात करते हैं, तब हमारे पास एक चिंतन जरूर उभरना चाहिए कि आज वो हम क्यों नहीं हैं। हम कहते हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने आए और वो हम पे कब्जा कर गए। कैसे कर गए? उन्होंने हमें हराया क्यों? चिंता की बात ये है, चिंतन का विषय ये है, हम हारते क्यों चले गए। और उसके बाद भी हमारी परंपराएं इतनी सुदृढ़ थी कि हम लोगों के, विदेशियों के सामने घुटने नहीं टेक रहे थे, जिससे उनकी जो आर्थिक महत्वाकांक्षाएं थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। और ऐसे समय में एक व्यक्ति भारत में आता है जो शिक्षा से कहीं तक संबंधित नहीं है। उसका नाम है टीबी मैकॉले और वह युद्ध सचिव है। अब आप ये सोच कर देखिए, एक युद्ध सचिव को शिक्षा का प्रमुख बनाकर भारत क्यों भेजा गया? क्योंकि यहां पर एक आर्थिक युद्ध है, क्योंकि यहां पर एक सामाजिक युद्ध है जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की परंपराओं के साथ लड़ रही है और उसको तोड़ने की जो कोशिश कर रही है। उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को उन्होंने साथ लिया, कॉन्वेंट को उन्होंने साथ लिया। यद्यपि शुरू में मतभेद थे, लेकिन दोनों ने फिर उसके बाद गठजोड़ किया और उन्होंने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। ये मैकॉले की एक बड़ी थ्योरी है। और कृपा करके जो अक्सर सोशल मीडिया पे चलता है कि भारत बहुत अमीर था, भारत में कोई गरीब नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैकॉले का वर्जन नहीं है, ये फेक न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पे खूब रहती है। तो मैकॉले ने जब फरवरी में पार्लियामेंट में अपना दस्तावेज पढ़ा तो उसने इस बात की ओर इंडिकेशन दिया। और उससे भी महत्वपूर्ण है, जो वो अपने पिताजी को एक पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि जो भारतीय अंग्रेजी प्रणाली से शिक्षा लेता चला जाएगा, वह व्यक्ति अंग्रेजों का गुलाम बनता चला जाएगा। उस व्यक्ति का दृष्टिकोण देखिए, उस व्यक्ति की दृष्टि देखिए। हमें सबकी बुराई नहीं कर देनी चाहिए, हमें अपने अंदर की कमी को भी झांकना चाहिए। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, उसने समाज के महत्वपूर्ण लोगों को, जो समाज को प्रभावित करने वाले लोग हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ाई, उनको अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलवाया और उनसे प्रभावित होकर समाज के बाकी लोग उनके पीछे चल दिए और धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा सब जगह व्याप्त हो गई। आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, उन्होंने आज से ही नहीं, बहुत लंबे समय से, अगर मैं याद करूं तो शायद 18-19 वर्षों से वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक बच्चे का विकास नहीं हो सकता, भारतीयता का विकास नहीं हो सकता, सनातन संस्कृति का विकास नहीं हो सकता। और ये उन्हीं का
एक व्यापक प्रभाव है इस शिक्षा नीति पर कि इस शिक्षा नीति ने राजकीय भाषाओं की या क्षेत्रीय भाषाओं की लाज रखी है और उसके आधार पर वह शिक्षा देने की योजना बना रहे हैं। ये योजना लागू कहीं कहीं हो भी चुकी है, ऐसा नहीं कि केवल ये शिक्षा नीति कागजों में है, ये शिक्षा नीति ज़मीन पर उतर चुकी है और उससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। मैं एक ऐसी मुहिम का हिस्सा हूं जो हमारे आश्रम चलाता है, जहां पर 1600 बच्चों से ज़्यादा बच्चे देश भर के पढ़ते हैं। हम उनकी बस्तियों में जाके पढ़ाते हैं। 20 ऐसे केंद्र हैं और वहाँ मैंने इस नीति का व्यापक प्रभाव देखा है। तो माननीय कोठारी जी की जो विचारधारा है उसका वहाँ प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है क्षेत्र पर। और मैकॉले को लगभग 100 वर्ष लग गए हमको जवाब देने में, जब हमने वर्धा में बात की और वर्धा में एक शिक्षा नीति की बात की, नई तालीम की बात करी। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भी वहाँ पर मैकॉले की शिक्षा नीति के ऊपर प्रहार किया, यद्यपि वो अधूरा प्रहार था, लेकिन प्रहार किया। और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे पास एक स्वप्न होगा, शायद मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन जो उस वक्त लोग रहे होंगे उनके पास एक स्वप्न होगा कि मेरी शिक्षा आज मुझे मिलेगी, मेरी भाषा अब मुझे मिलेगी, मेरी भाषा की कद्र होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि एक बहुत ही अजीबोगरीब बातचीत हुई और वो ये हुई कि कहीं कहीं अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी बिल्कुल गायब हो गई। हिंदी में पढ़ने पढ़ाने वाले पिछड़े समझे जाने लग गए और एक ऐसा ढांचा तैयार हो गया कि कभी कभी तो जिसमें लगता था कि अंग्रेज़ों के समय में तो फिर भी हिंदी की कोई वक़्त थी, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं रही। और जैसे कि हमारे जॉइंट सीपी साहब ने कहा, देश के अनेक भाग भारत से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे, भारत के पूरे समाज से सब लोग जुड़ नहीं पा रहे, वो इंटीग्रिटी दिख नहीं पा रही थी। उसका मूल कारण था भारत की भाषा की कमी। हम जब दक्षिण जाते थे अंग्रेज़ी में बोलना पड़ता था, अपने ही देश में गोवा जाते थे अंग्रेज़ी में बोलना पड़ता था। जब हम नॉर्थ ईस्ट जाते थे, अब तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर हमें हिंदी में सुनने समझने वाला कोई नहीं था, अंग्रेज़ी में बोलकर अपनी बात को कहना पड़ता था। तो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन समझ में नहीं आती थी, जो अब समझ में आने लगी है। ये शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण है और इस शिक्षा नीति से एक बड़ा समाज खड़ा होगा जो सनातन संस्कृति से ओतप्रोत होगा, जिसमें विज्ञान भी होगा तो विद्या भी होगी, जिसमें विषय भी होंगे तो मुक्ति भी होगी। इस कामना के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ, महेंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम।